नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस दिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए, उस दिन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचते हैं और एक बहुत ही गंभीर मुद्रा में उनकी एक वीडियो सामने आती है, जो लगभग सभी ने देखी। लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में लगभग दो चीजें तय हो चुकी थी। सबसे पहला, प्रधानमंत्री को यह एहसास हो चुका था जो उनके बड़े बड़े फ्लैगशिप वादे हैं अपने कोर वोटर से, अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। राम मंदिर 370 वो पूरा कर चुके थे, लेकिन वक्फ हो, यूसीसी हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, ऐसे दर्जन भर से ज्यादा जो मुद्दे हैं, जो जनता को यह लगने लगा शायद चुनावी मुद्दे बनकर रह गए हैं। जब चुनाव आता है वो गेंद उनकी फेंक दी जाती है और जनता खेलती है, उसके बाद वापस वो गेंद रख ली जाती है। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जो 220 240 का ये झटका लगा है, अगर ये झटका दोबारा ना लगे, चौथे टर्म में वापस से 300 पार करना है, तो उन्हें अब इन चुनावी मुद्दों को पूरा कर कर नए मुद्दे ढूंढने होंगे। साथ ही जो दूसरी चीज उनके मस्तिष्क में लगभग चल रही थी, वो ये थी कि जो इकोसिस्टम पिछले 2 टर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे खींच रहा था, जो इकोसिस्टम ने देश के अंदर एक तरीके से पूरा माहौल बनाया हुआ था कि किस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैलाई जाए, देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किस तरीके से खतरा खड़ा किया जाए, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री को अब एक्शन लेना होगा। मात्र ऐसा नहीं हो ईडी छापा मारे, बात खत्म हो जाए। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो उस दिन ये तय हो गई थी और वही टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दिन के भाषण में आपको दिखाई दिया। सबसे पहली बात, उन चुनावी मुद्दों की जो प्रधानमंत्री मोदी अब धीरे धीरे पूरे करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला, वक्फ एक्ट, वक्फ में संशोधन किया। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, जेडीयू टीडीपी को साधा। इसके अलावा राज्यसभा में किस तरीके से वाईआरएस और बीजेडी को अपने साथ जोड़ा, तो एक कॉन्फिडेंस, अलग ही कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ लग गया है। अब ऐसा लग रहा है वो एक टेस्ट केस था, जो सबसे मुश्किल, एक कह सकते हैं जो कानून था, ये जो सबसे मुश्किल हर्डल था, वो सरकार पार करती दिखाई दी। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री के मोदी के पास आया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये ट्रेन काफी लंबा दौड़ेगी, क्योंकि जो विपक्ष है उसके पास ना तो संख्या बल है, विपक्ष के पास ना नीति है, विपक्ष के पास ना मुद्दा है, और विपक्ष के पास अब तो विदेश में से आने वाला जो सपोर्ट है उसमें भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी आई है। तो प्रधानमंत्री इस समय का सदुपयोग करना चाह रहे हैं। वक्फ उन्होंने पास कराया, उससे जो कॉन्फिडेंस आया है, उसके बाद अब तैयारी सीधा पास होते ही, जिस दिन राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किए, ये मानकर चलिए उसी दिन से यूसीसी की तैयारी अब शुरू कर ली गई है। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अब आखिरी तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है, वो 22वें लॉ कमीशन ने ऑलरेडी बना लिया है। उसके जो अध्यक्ष थे, रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, वो रिटायर हो गए थे। इसकी वजह से 22वां जो लॉ कमीशन था, उसका कार्यकाल पूरा हो गया था और 23वें लॉ कमीशन की जो अधिसूचना है, वो पिछले साल सितंबर में हो गई थी, लेकिन 7 महीने से नियुक्तियां नहीं हुई थी। अब उनकी नियुक्तियां कर ली गई हैं। 23वें लॉ कमीशन के जो नए हेड बने हैं, वो बने हैं रिटायर्ड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, उसके अलावा एडवोकेट हितेश जैन, प्रोफेसर डीपी वर्मा स्थायी सदस्य होंगे, और बाकी नियुक्तियां भी अब जल्दी हो जाएंगी। और जो फाइनल ड्राफ्ट है वो बनाने के लिए 23वें लॉ कमीशन को कह दिया गया है कि आप फाइनल ड्राफ्ट तैयार कीजिए। सरकार, ऐसा लग रहा है इस बार यूसीसी के ऊपर काफी सीरियस होती दिखाई दे रही है। यूसीसी शायद उतना मुश्किल नहीं था या है जितना वक्फ था। अगर वक्फ का हर्डल पार कर लिया तो यूसीसी पार होना निश्चित है। यूसीसी के ऊपर जो सरकार पिछली बार अपने हाथ जला चुकी किसान आंदोलन में कि भैया आप रायशुमारी नहीं की, बात नहीं की, दरअसल अब सरकार आपको उसके लिए माहौल बनाती दिखाई देगी। सरकार उसके लिए ऑलरेडी रायशुमारी कर चुकी है। सरकार की तरफ से ऑलरेडी 70 से ज्यादा पब्लिक मीटिंगें हो चुकी हैं। उसके अलावा लगभग 2,33,000 ऑनलाइन फीडबैक लिए जा चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों से डायरेक्ट बात हो चुकी है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सुझाव इस पैनल के पास आ चुके हैं। अब जो नया ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा, लगभग 4 खंड में 750 पेजों के लगभग ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। उसके बाद इसे संसद के पटल पर सरकार रखती दिखाई देगी। उसके बाद हो सकता है जेपीसी में जाए। जिस तरीके वक्त में छोटे मोटे संशोधन हुए जेडीयू और टीडीपी के कहने पे, हो सकता है कि थोड़ा सा मैन्यूवरिंग इसमें हो जाए, 19-20 इसके अंदर हो जाए। लेकिन सरकार अब आपको यूसीसी लाती दिखाई दे तो कोई अचंभित नहीं होगा, और सरकार अब उस ही टॉप गियर में खेलती दिखाई दे रही है। क्या है यूसीसी? यूसीसी पे जो माहौल बना रहा है विपक्ष, अरे साहब
पूजा पद्धति बदल जाएगी, कोई पूजा पद्धति नहीं बदलेगी। जो नमाज पढ़ रहा है नमाज पढ़े, जो मंदिर जा रहा है मंदिर जाए, जो गुरुद्वारा जा रहा है गुरुद्वारा जाए। मात्र 5 चीज ऐसी हैं जो आपके दैनिक काम में उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, यानी एक समान हो जाएंगे। वो है शादी, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन। इसके अलावा यूसीसी किसी चीज को नहीं छेड़ता है। अगर वो ये कह रहा है कि 21 साल के एज में शादी होनी चाहिए, तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लड़के की शादी 21 साल में ही होनी चाहिए, ये कहता है मैरिज। डाइवोर्स में अगर ये कहता है कि डाइवोर्स के समय अगर महिला को हक मिलना चाहिए, तो वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको मिलना चाहिए। अगर इनहेरिटेंस है, पिता मर जाता है, तो उसके बाद जो संपत्ति में अधिकार बेटा और बेटी का होता है, तो मुसलमान में भी बेटा और बेटी का होना चाहिए, ये कहता है। अगर हिंदू को अडॉप्शन का हक है, तो मुसलमान को भी अडॉप्शन का हक मिलना चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं, इसको मिलाकर ही सिर्फ और सिर्फ यूसीसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मुल्ला मौलाना गैंग और जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, किस तरीके से माहौल तैयार कर देती है। अरे साहब, आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, वक्फ पे अरे आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। अरे कब्जा किया तुमने, वक्फ बाय यूजर के माध्यम से तुमने सरकारी जमीनें कब्जा की हैं। पहली बात तो सरकारी जमीन हो, कब्जे की जमीन पे तो नमाज वैसे ही कबूल नहीं होती है। तो किस तरीके से वक्फ के ऊपर बहलाया जा रहा है, यही तैयारी यूसीसी के ऊपर आपको होती दिखाई देगी ही जल्दी। अब पूरा माहौल तैयार किया जाएगा, लेकिन सरकार इसके लिए इस बार तैयार होती दिख रही है। अगर और इसका उदाहरण यह मिलता है कि सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने हरियाणा की रैली में साफ साफ कहा, और ये पहले भी कह चुके हैं और इस बात दोबारा दोहराया, तो शायद लोगों का ध्यान गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड, यानी कि जो सेक्युलर, जो भारत का सेक्युलर आइन जिसे कहते हैं, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, सही मायने में तब होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। बाबा साहब अंबेडकर से लेकर हर कोई इसके लिए प्रयासरत था, उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन उस समय के भी कट्टरपंथी जो गैंग था, तत्व था, उसने इसे पास नहीं होने दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर जुड़वाया तो बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोगों ने जुड़वाया। थी ना बाबा साहब अंबेडकर की जयंती, उस दिन बात करते हैं राहुल गांधी कि बाबा साहब अंबेडकर के अगर सपनों को पूरा करना है तो यूसीसी को फाइनलाइज कीजिए। आप ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अंदर 15 महिलाएं थी। जो भारत की असली माइनॉरिटी है वो महिला है, और उस महिला की हक की बात अगर कोई करता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड करता है। तो निश्चित तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सरकार आपको जल्दी ही एक्शन लेती दिखाई देगी। लॉ कमीशन में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है, वो आता दिखाई देगा। जब कुछ ऐसा ही प्रोग्रेस वक्फ के अंदर हो रहा था, तो लोग कह रहे थे अरे ये तो चुनावी मुद्दा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, राइट विंग यूट्यूबर्स ही थे, वो कहने लगे यार ये तो बिहार चुनाव के लिए है। कोई कह रहा था अरे ये बीएमसी के चुनाव के लिए है, फला चुनाव के लिए है। लेकिन सरकार ने कैसे वक्फ पे एक्शन लिया, अब हो सकता है कि यूसीसी पर भी ले। अगर किसी कारणवश कोई ऐसा कारण रहा कि यूसीसी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अप्लाई किया जा सका, तो उसके लिए राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी यूसीसी लागू हो चुका है। इसके अलावा गुजरात में ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है। मध्य प्रदेश में इसका प्रयास है। उत्तर प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं। अगर राज्य स्तर पर, अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप नहीं कर पा रहे, तो राज्य स्तर पर पूरा का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। तो ये मानकर चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी अब सरकार ने कर ली है। वैसे इसके आंशिक जो अंग है उसको ऑलरेडी सरकार करती आ रही है। हलाला, ट्रिपल तलाक और पॉलीगैमी, उसके ऊपर जो जिस तरीके से कानून आ रहे, ये इसी सिविल कोड जो यूसीसी है उसी का तो हिस्सा है। ठीक है, एक समग्र रूप में नहीं लाए, एक कंप्लीट फॉर्म में नहीं लाए, लेकिन उसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसे ऑलरेडी सरकार अमेंड कर रही है। लेकिन अब ये प्रयास है कि इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर अमली जामा पहनाकर एक रूप में लाया जाए। अगर ये होता है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको चुनिंदा प्रधानमंत्री में होंगे जो कहते हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये खबरें कितनी कब तक ये फलीभूत हो पाती हैं, लेकिन ये मानकर चलिए यूसीसी पे सरकार सख्त है। लेकिन अगर सरकार को यूसीसी पास करना है तो उससे पहले सरकार ने एक और प्रायोरिटी रखी है, संगठन में बड़ा बदलाव। जी हां, संगठन और सरकार में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। सरकार और संगठन ये मिलकर ही, अगर ऐसे कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम लाने हैं, आपको यूसीसी पास कराना है, बड़े बड़े चीजें आपको लाने हैं, तो संगठन और सरकार को एक रूपता में आकर एफिशिएंटली काम करना होगा। इसलिए सरकार का 1 साल जब पूरा हो रहा है तो आपको जल्दी ही सरकार में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है। बहुत मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा कार्यकाल चालू किया तो उन्होंने लगभग ज्यादातर लोगों को रिटेन किया। कारण था उनके पास वो नंबर नहीं था, वो उस डायनामिक्स को बिगाड़ना नहीं चाह रहे थे, वो ज्यादा उसके अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन वक्फ के बाद, अलग अलग राज्यों में जीत के बाद, वो कॉन्फिडेंस जो उनके पास आया है, उसके बाद जो मंत्रालय
काम नहीं कर रहे हैं, जो मंत्री अपनी रिपोर्ट ढंग से पेश नहीं कर पा रहे हैं, जो मंत्री प्रधानमंत्री मोदी की रफ्तार से दौड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी छुट्टी होना लगभग तय है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पर बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। 2014 से जो ये मांग उठी है कि सरकार काम तो बड़े बड़े करती है लेकिन उसे उस तरीके से जनता तक पहुंचा नहीं पाती, उसका जो कम्युनिकेशन सेल है उसे बदलने की जरूरत है। हमें याद है किस तरीके से वाजपेयी जी की सरकार में प्रमोद महाजन रोज शाम को मीडिया के साथ बातचीत करते थे। सुबह कोई मुद्दा होता था, शाम को आके उसे डिबंक कर देते थे। यहाँ सरकार में ना मंत्री बोलता, ना प्रवक्ता बोलता, कुछ दो चार लोग बोलते हैं, उनकी आवाज एम्पलीफाई नहीं हो पाती, सरकार की आवाज बन नहीं पाती और मुद्दा तिल का ताड़ बन जाता है। फिर उसे कवर अप करने में सरकार को समय लगता है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोलियम, अर्बन डेवलपमेंट, लॉ, कोल एंड माइनिंग और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिनके अंदर आपको जल्दी ही परिवर्तन होता दिखाई दे सकता है। साथ ही एक अल्पसंख्यक या कहें एक मुस्लिम मंत्री भी आपको सरकार में आता दिखाई देगा, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू की यह मांग है कि एक मुस्लिम मंत्री होना चाहिए सरकार के अंदर, ताकि विपक्ष को यह बताया जा सके भैया देखो ये मुसलमानों की भी सोचते हैं। तो हो सकता है कि एक अल्पसंख्यक मंत्री उसमें हो, लेकिन ये मानकर चलिए मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जैसे लोगों का पत्ता लगभग कट चुका है। जिनका नाम अभी चल रहा है उनका नाम है गुलाम अली खटाना, ये जम्मू कश्मीर से आते हैं, राज्यसभा सांसद है। साथ ही जमाल सिद्दीकी, ये अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक बने या ना बने, क्योंकि जिसका नाम चलता है इस सरकार में तो उसका नाम कट ही जाता है। तो इन दो लोगों का संभावना है कि शायद इनमें से किसी एक को मिल जाए मंत्रालय। लेकिन जो सरकार का जो मंत्री परिषद है उसका रूप आपको जल्द ही बदलता दिखाई देगा और सरकार में नए नाम और नए चेहरे आपको आते दिखाई दे सकते हैं। और उसके अलावा ये तो सरकार का परिवर्तन है, क्योंकि नए चेहरे आपको लाने पड़ेंगे, नया जोश आपको लाना पड़ेगा, तभी बड़े बड़े निर्णयों को आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं। उसके अलावा संगठन में भी बड़े परिवर्तन की तैयारी है। इस महीने आपको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल सकता है। साथ ही पूरी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बदली जाएगी, प्रदेशों की कार्यकारिणी बदली जाएगी, यह प्रयास किया जा रहा है। तो एक बड़ा परिवर्तन, ताकि नए चेहरे, नया एक तरीके से कह सकते हैं विजन कह लें या नए लोग हैं, उसे लाने की तैयारी है। जो पहले लोग जंगे घेर कर बैठे हैं, बहुत बेहतर काम किया, लेकिन अब उन्हें परिवर्तन किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर जाकर काम करिए, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा इस महीने होना संभव है। और जो दो नाम प्रमुखता से मुझे लगते हैं कि अभी चल रहे हैं, लेकिन नाम बहुत है, लोग चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान बने, किसी की पसंद नितिन गडकरी होंगे, अलग अलग नाम है, लेकिन प्रमुखता से अगर कोई चाह रहा है तो शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर चाह रहा है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि दो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं अभी अंदर सर्कलों में, बाकी सरकार में, इस सरकार में कहना कुछ भी असंभव सा है, वो है एक तो एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव। ये दो नाम ऐसे हैं जिनकी संभावनाएं सबसे ज्यादा लगती हैं। तो सरकार को अगर चाहिए कि बड़े निर्णय लेने हैं, सरकार को अगर चाहिए बड़े वादों को इंप्लीमेंट कर ग्राउंड पे ले जाना है, साथ ही वो नैरेटिव ना खड़ा हो पाए सरकार के खिलाफ और वो अपनी बात को ग्राउंड तक ले जाए, उसके लिए संगठन हो, सरकार हो, उसमें अमूलचूल परिवर्तन की बहुत जरूरत है। खासकर जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है पार्टी और सरकार का, दोनों को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। उसके लिए शायद प्रधानमंत्री मोदी को एहसास हो गया है कि काम भी करना है और उस काम को जनता तक पहुंचाना है, इसके लिए कम करना होगा। और कितने सीरियस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पार्टी लगती है, ये इन दो परिवर्तन के बाद पता चलेगा। और जो दूसरी चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में चल रही थी कि किस तरीके से इकोसिस्टम को चोट पहुंचाई जाए, वो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 24 के बाद ईडी की रेड बढ़ गई है, किस तरीके से आसपास के देशों में किस तरीके से सरकार काम कर रही है, उसको छोड़ दीजिए। पहले भारत, अगर भारत में भी बात करें तो किस तरीके से जो राज परिवार है, तथाकथित राज परिवार है, उसके ऊपर एक्शन होता दिखाई दे रहा है। उनके साथियों के ऊपर, पहले भूपेश बघेल, उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, उसके बाद अब जीजाजी के ऊपर जिस तरीके से रेड पड़ रही है, तो बहुत तंग किया जा रहा है दायरा परिवार के आसपास। यही नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो मेन केस है जिसमें फंसे हुए हैं नेशनल हेराल्ड, उसमें भी अब तेजी आती दिखाई दे रही है। जो सुब्रमण्यम स्वामी सोच रहे थे ना कि उन्हीं के भरोसे चलेगा सारा केस, वही जो करेंगे, मोदी थोड़ी कर लेगा। मोदी जी ने कहा ठीक है भैया, तुम ढीले पड़ गए हो तो हम अपने तरीके से चलेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उसमें, या कहें सरकार भी, जो नेशनल हेराल्ड वाला केस है उसके अंदर, वो फोर्स वाला केस है उसके अंदर, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाला केस है उसके अंदर, दीदी के जो हस्बैंड साहब हैं यानी जीजा जी, उनके ऊपर किस तरीके से सिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो वो इकोसिस्टम हो,
उसको चोट पहुंचाने की बात हो या अपने चुनावी मुद्दों को पूरा कर कर जनता के बीच ले जाने की बात हो, इस बार ऐसा लग रहा है कि वो जो चोट खाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो ठोकर खाई है जून के बाद, उन्हें लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आवाज नीचे नीचे से उठकर आ रही है कि प्रधानमंत्री अगला योगी होना चाहिए, मोदी की जगह योगी को लाओ। अगर आपके समर्थक वर्ग इस तरीके से आकर बात करने लगा तो किसी भी राजनेता के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं होती। तो अपनी लकीर को और बड़ा करने के लिए, अब तक तो मोदी की लकीर सबसे बड़ी थी, लेकिन कोई ऐसा आ रहा है जो शायद अपनी लकीर को और बड़ा कर रहा है। अगर ये हेल्दी कंपटीशन पार्टी के अंदर चलता है और मोदी जी चाहते हैं कि मुझे अपनी लकीर और बड़ी करनी है, तो उनके लिए जरूरी है कि इन दो चीजों को, इकोसिस्टम को किस तरीके से मात दी जाए और अपने मुद्दों को पूरा कर जनता के बीच कैसे ले जाया जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री उस एक्शन मोड में आए जिसकी एक्सपेक्टेशन 2014 से जनता लगाकर बैठी है। और पहले कार्यकाल में कुछ दिखा, दूसरे में शिथिल पड़े, तीसरे में वापसी से वो गियर बदला है। तो अब देखना यह है कि संगठन सरकार में बदलाव के बाद सरकार अपने मुद्दों को ले जाकर किस तरीके से जनता के बीच ले जाती है और किस तरीके से उसका रिजल्ट आता है। लेकिन जो भी हो, अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।